Hello everyone, this is CS Manisha Sharma and I welcome you all to my channel Professional Knowledge Hub। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस हाउ टू अप्लाई फॉर अ डोरमेंट स्टेटस एट ESIC पोर्टल फॉर अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। दो ये जो टॉपिक है वो थोड़ा पुराना है, लेकिन स्टिल बहुत सारे प्रोफेशनल्स को एंड क्लाइंट्स को अभी भी ये चीज़ नहीं पता कि जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमारे पास ESI का जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरीली आ जाता है। कंपनी इनकॉर्पोरेट करते ही हमारे पास ESI का रजिस्ट्रेशन हो जाता है एंड यूज़र ID पासवर्ड क्रिएट हो जाता है। तो उस केस में जो कंपनीज जिस पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की जो लिमिट है वो 10 या 10 से ज़्यादा है, या एक 6 मंथ का टाइम पीरियड दिया जाता है, विच एवर इज़ अर्लियर, तो उस केस में आपके ESI की जो एप्लीकेबिलिटी हो जाती है एंड ESI के जो भी प्रोविजंस है वो आपको कंप्लाई विद करने होते हैं। एंड अगर आपकी कंपनी में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है उसकी लिमिट जो है 10 या 10 से कम है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में आपको ESI के पोर्टल पे जाके डोरमेंट स्टेटस ऑब्टेन करना होगा। अदरवाइज आपकी कंपनी डिफॉल्टर लिस्ट में आ जाएगी एंड उस कंपनी पे ESI एक्ट के अकॉर्डिंग पेनल्टी भी लग सकती है। तो आज के इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि कंपनी को कैसे ESI के पोर्टल पे जाके ऑब्टेन करना है डोरमेंट स्टेटस। एंड वन न्यू थिंग कि अगर आप डोरमेंट स्टेटस जो है, जैसे ही आपका 6 मंथ एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायरी से पहले आपको डोरमेंट नेक्स्ट ग्रेस पीरियड आपको लेना पड़ेगा 6 मंथ्स का। ठीक है, अगर आपका 6 मंथ एक्सपायर होने के बाद आप जो है 6 मंथ्स का एक्सटेंशन नहीं ले सकते, उससे पहले आपको लेना होगा, अदरवाइज आपकी कंपनी जो है डिफॉल्टर लिस्ट में आ जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे आपको ESI के पोर्टल पे डोरमेंट स्टेटस ऑब्टेन करना होगा। ये देखिए, इसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन भी आया था जो 2022 में आया था। इसमें ये दिखाया गया है कि मैनी एम्प्लॉयज़ हैव रजिस्टर्ड देयर यूनिट थ्रू MCA पोर्टल विद 0 और लेस देन 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। Such employees registered through MCA portal are requested to comply with the various provision of ESI Act on reaching the threshold limit of 10%. In case the companies registered through MCA portal are found not coverable as per the statutory provision of ESI Act, they need not to make compliance for the next 6 months or till they reach the threshold of ESIC coverage whichever is earlier। तो इसमें आपको 6 मंथ्स तक आपको नहीं करना एंड आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर 10 या 10 से ज़्यादा लिमिट एक्सीड नहीं होता है तब तक आपको नहीं करना, whichever is earlier इसमें दिया हुआ है। In the above, the company does not reach the threshold in the 6 month, it has to log into ESI website to further extend the dormant mode. In case it does not extend the same, the registration will automatically active and company has to start the compliance under the ESIC Act. If it is not followed by the repetitive employers, necessary action under the existing provision of ESI Act may be taken against the defaulting units। तो ये हमने देखा। Further registration has been mandatory for a new company under MCA through Agile, respective of whether these companies are coverable under the ESI Act or not. In order to avoid the unnecessary defaulter action till the companies become coverable under the ESI Act, following changes need to be made in the system. Initially, the registration will be active mode and the company can immediately start the compliance. The company can make the registration number dormant by logging in the system. In case they are not immediately coverable under the ESI Act, to avoid the defaulter action, in case they have to go maximum period, it can be choose in 6 month। इस 6 मंथ, इसका मतलब ये है कि आप जब भी आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो मैंडेटरी आपके पास आ जाता है ESI का रजिस्ट्रेशन। एंड अगर आप पे एप्लीकेबल नहीं है ESI तो आपको डोरमेंट स्टेटस लेना पड़ेगा। अगर डोरमेंट स्टेटस आप नहीं ले रखे हो तो आपको कंप्लाइंस करना पड़ेगा ESI एक्ट का। एंड अगर आप ESI एक्ट का कंप्लाइंस नहीं कर रहे हो तो उस केस में आपका डिफॉल्टिंग यूनिट में आपको कंसिडर किया जाएगा एंड एज पर द ESIC एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से आपके पेनल प्रोविजन भी लग सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। हम सबसे पहले ESI की वेबसाइट पे आएंगे, esic.gov.in। यहाँ पे जाके हमें एम्प्लॉयर लॉगिन में जाना है। एम्प्लॉयर लॉगिन में जाके सिंपली हमें क्या करना है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस टाइप का मेल जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, इस टाइप का मेल आपके पास आया होगा जहाँ पे यूज़र ID पासवर्ड भी दिया होगा। उस यूज़र ID पासवर्ड को आपको क्या करना है, यहाँ जाके ESI की पोर्टल पे जाके आपको सिंपली जो है वो आपको ये करना होगा, लॉगिन करना है यहाँ से।
हाँ, ये लॉगिन किया। आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये पूछता है कि फैक्ट्री एस्टेब्लिश हैज़ बिकम कवरेबल एंड सेल कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ ESI एक्ट विद इमीडिएट इफेक्ट। तो आपका इमीडिएट इफेक्ट अगर नहीं है तो आपको नो करना है, क्योंकि हम डोरमेंट स्टेटस ले रहे हैं। सेकेंड, फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट हैज़ नॉट येट रीच द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ ESI एक्ट। यस, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या किया था कि पहले से हमने एक्सटेंशन ले चुके थे, तो यहाँ पे दिखा रहा है यू हैव ऑलरेडी एक्सटेंडेड द ग्रेस पीरियड टिल 30 अप्रैल 2024, डू यू वांट टू एक्सटेंड इट फर्दर। तो इस 30 अप्रैल से पहले अगर हमारा 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ से अगर लिमिट एक्सीड नहीं हुई है, 10 या 10 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयज़ की लिमिट एक्सीड नहीं हुई है, तो उस केस में वापस हमें 30 अप्रैल 2024 से पहले हमें डोरमेंट स्टेटस लेना होगा। अगर हमने नहीं लिया तो कंपनी की लिमिट जो है वो अंडर 10 है, 10 एम्प्लॉयज़ नहीं है कंपनी में, फिर भी ESI के एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। ESI एक्ट के कंप्लाइंस आपको करना होगा एंड आपका जो है, अगर आप नहीं करते हो तो आप डिफॉल्टर यूनिट पे आ जाओगे। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो उस केस में आप ध्यान रखिए कि अगर कंपनी में 10 या 10 से एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है तो आप ESI के जो भी प्रोविजंस है उसको कंप्लाई विद कीजिए। अगर नहीं है तो इस तरीके से आप डोरमेंट स्टेटस लेके कंपनी को सेव कर सकते हो डिफॉल्टर लिस्ट में आने के लिए। थैंक यू, होप यू लाइक इट।